हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग और ये यूनिट 4 का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज वितरण माध्यम। वितरण माध्यम जो है, इसके पहले के 2 पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि वितरण माध्यम क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसमें, और जो माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के माध्यम होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 प्रकार बताया था, एक होता है प्रत्यक्ष माध्यम और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम, जिसमें मैंने आपको जो है जो प्रत्यक्ष माध्यम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष माध्यम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो वितरण माध्यम के जो अप्रत्यक्ष माध्यम होते हैं उसके क्या क्या गुण हैं और उसके क्या क्या दोष होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष जो वितरण माध्यम होता है उसके में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण होता है जिससे निर्माताओं और ग्राहकों दोनों को क्या होता है, लाभ पहुंचता है। तो सबसे पहला लाभ होता है कम विनियोग। जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसमें निर्माता को क्या करना पड़ता है, जो विदेशी गृह है या विदेश में क्रेता के जो एजेंट है ना, उनको स्थानीय माध्यम से ही क्या करना पड़ता है, व्यवहार करना होता है। इस कार्य के लिए तो ना तो ज्यादा उनको श्रम की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ज्यादा धन की। तो ये एक अच्छा माध्यम है अवितरण माध्यम। इसके बाद सेकेंड इसके गुण है निर्यात करने की समस्याओं से मुक्ति। जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसके द्वारा जो है निर्यात जो करने वाला निर्माता है अपना माल जो है अपने देश के निर्यात एजेंट को क्या करता है, बेच देता है। और जो कस्टम क्लियरेंस है या फिर जो जहाज का ढुलाई, बीमे की व्यवस्था करना है, भुगतान करना है, ये सारा कार्य क्या करते हैं वो लोग स्वयं करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, निर्माता की जो जटिलता है, उसकी जो काम करने की जो समस्या है, वो सारी समस्याओं से वो क्या हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि उसने अपना माल किसको दे दिया है, एक निर्यात एजेंट को, निर्यात क्रेता को क्या कर दिया है, उसने माल अपना दे दिया। इसके साथ ही इसका फायदा ये भी है कि किफायती है, किफायत है, क्योंकि देखिए अप्रत्यक्ष माध्यम में क्या होता है, निर्यात करने से निर्माता को न तो विदेशों में जो है एजेंट नियुक्त करना पड़ता है और न ही वहां पर उनको कोई शाखा खोलना या फिर विज्ञापन देने का व्यय सहन करना पड़ता है। इससे उनके खर्चों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और निर्यात करने वाला जो मध्यस्थ है और जो निर्माता है और निर्यातक के लिए कार्य करते हैं, उनमें जो अनेक प्रकार के जो खर्चे हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो उनको ये क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। इसके साथ ही विदेशी बाजार की प्रवृत्तियों को जानने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जो छोटा निर्यातक होता है उनको विदेशी बाजार की मांग है, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है प्रोडक्ट की, या जो प्रतियोगिता है उसका ज्ञान नहीं होता। और तो जो निर्यात गृह, निर्यात एजेंट जो है क्या करते हैं, समय समय पर निर्माता को ये बताते रहते हैं कि विदेशी बाजार कैसा है, ग्राहक क्या चाह रहे हैं, उन्हें कैसा माल चाहिए और किस प्रकार का माल का उनको निर्माण करना है। तो इस व्यवस्था से क्या होता है, निर्यातक बाजार का जो सर्वेक्षण है और जो अनुसंधान है वो सारी चीजें उनको नहीं करानी पड़ती और अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम से उनकी लागत क्या आ जाती है, कम आ जाती है। तो अपने प्रोडक्ट को जो विदेशी बाजार में परीक्षण करने का जो अवसर है वो भी उनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम से ये फायदे होते हैं। साथ ही उनको साख का भी क्या मिलता है, लाभ मिलता है।
साथ का लाभ कैसे मिलेगा? अगर जो मध्यस्थ है वो दक्ष है, वो कुशल है और उनको जो माल को निर्यात करना है, निर्माताओं को मध्यस्थों की जो दक्षता है उनका पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि जो छोटे निर्माता को जो है विदेशी बाजार में कोई नहीं जाता, लेकिन जो मध्यस्थ है उसके माल के लिए क्या हो जाता है, एक बाजार स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसके क्या है, बहुत सारे लाभ जो निर्माता और ग्राहक दोनों को इसके लाभ क्या है, मिलते हैं। लेकिन जहाँ लाभ है वहाँ क्या होगा, दोष भी होगा। तो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम की क्या हानि है। तो इसका दोष क्या है, हमेशा क्या होता है कि अगर मध्यस्थ रहेंगे तो मध्यस्थों पर क्या बढ़ जाएगी, निर्भरता। जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसका यही दोष है कि जो निर्यात करने वाला निर्माता है उनको हमेशा किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उनके मध्यस्थों के ऊपर क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और उन्हें जो विदेशी ग्राहक है उनकी प्रतिक्रिया जो है वो जानने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जो है ग्राहकों से डायरेक्ट जो है संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। और बहुत बार ये भी जानने के लिए कि विदेशों में किस प्रकार के प्रोडक्ट की मांग है, उनको खुद को फिर क्या कराना पड़ता है, मार्केट रिसर्च कराना पड़ जाता है। तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, दुगने मेहनत की जरूरत इनको पड़ती है। साथ ही जो मध्यस्थ है उनको क्या करना पड़ता है, भारी कमीशन का भी भुगतान करना पड़ता है। जितने मीडिएटर बढ़ेंगे उतना उनका कमीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो और अन्य खर्चों के रूप में जो है मध्यस्थों को भारी रकम जो है इनको चुकानी पड़ती है, जैसे उनको आने जाने का खर्चा देना, जिसके कारण से इनके लाभ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जो मध्यस्थ है वो क्या करते हैं, बाजार में सस्ते माल खरीद कर उन्हें विदेशी बाजारों में क्या ज्यादा रेट में बेचकर क्या करते हैं, खूब लाभ कमा लेते हैं। यदि बीच में बहुत सारे मध्यस्थ आ जाए तो माल के मूल्य में भी बहुत अधिक क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके कारण से वे विदेशी बाजार में क्या हो जाएंगे, अप्रतियोगी हो जाएंगे, वो कॉम्पिटिटर से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ ही जो उनका स्वयं का बाजार है, अब निर्माताओं का स्वयं का बाजार जो है वो स्थापित नहीं हो पाता। जो निर्माताओं का मध्यस्थों के माध्यम से जो बेचा जाना है, जिससे क्या होता है कि विदेशी बाजार में उनके अपने जो पैकेजिंग है, ब्रांड है, उसके अंतर्गत बेचे जाते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि विदेशी बाजार में जो निर्माता का स्वयं का जो स्वतंत्र बाजार और ब्रांड है वो स्थापित नहीं हो पाता। जैसे कोई क्या कर रहा है, सिले सिलाए कपड़ों को मध्यस्थों के माध्यम से बेच रहा है, तो मध्यस्थ के ब्रांड के नाम से क्या होता है, विदेशों में माल बेचता है, तो वो उनकी खुद की जो पहचान है वो नहीं बन पाएगी और जो वो गुमनाम टाइप का हो जाएगा, जिसके कारण उसकी साख भी नहीं बन पाएगी। तो ये जो सारे दोष है वो तो किसके हैं, निर्माताओं के लिए हानिकारक है। साथ ही ग्राहकों की दृष्टि से अगर अपन देखें तो उनकी क्या होगी, मूल्य में उनको वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ उनको नकली वस्तुएं, नकली व मिलावटी वस्तुएं प्राप्त होगी, है ना। मूल्य में तो वृद्धि होगी, क्योंकि मध्यस्थ जुड़ेंगे तो बहुत सारे लाभ उनके जुड़ जाएंगे। नकली और मिलावटी माल भी उनको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो उपभोक्ताओं को जो डायरेक्ट माल नहीं बेच रहा है, मध्यस्थों के हाथ से होकर गुजर रहा है उपभोक्ता के पास, तो ग्राहकों को नकली और मिलावट माल की जो है मिलाकर उनको क्या करेंगे, बेचेंगे। साथ ही ग्राहकों की सुनवाई, ग्राहकों की जो शिकायतें होती है उसको भी निवारण करने वाला वहाँ पर
कोई नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या करते हैं मध्यस्थ जो है काम चोरी करके जो है विक्रय के पश्चात सेवा भी ठीक से नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है उसके क्या है, कुछ दोष है जो निर्माताओं और ग्राहकों दोनों के माध्यम से क्या है, ये दोषपूर्ण है। तो अब देखिए अपने पास ये भी समस्या आती है कि जो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम है वो उसका प्रयोग कब करना चाहिए और कौन से माध्यम का चुनाव करना चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि जब अप्रत्यक्ष माध्यम का प्रयोग उस टाइम करना चाहिए जब विदेशी व्यापार क्या हो की मात्रा बहुत कम हो, और जो प्रत्यक्ष विक्रय करना क्या है, जब अपन डायरेक्ट माध्यम का जब चयन नहीं कर पा रहे हैं, वो महंगा पड़ रहा है, तब उनको जो है विपणन करने के लिए अपने पास पर्याप्त साधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तब जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब नया प्रवेश करना है तब उनको क्या करना चाहिए, ये अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम का क्या लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। यदि जो प्रोडक्ट है वो बहुत टेक्निकल प्रकृति का है और बहुत कीमती है, तब भी उनको जो है अप्रत्यक्ष वितरण का माध्यम का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे लागत में और क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जो ग्राहकों को प्रोडक्ट के प्रयोग है, रख रखाव के विषय में जो प्रशिक्षण दिया जाना होता है और जो विक्रय के पश्चात जो सेवा प्रदान की जानी होती है, ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता सीधे निर्माता से व्यवहार करना पसंद करते हैं, मध्यस्थों के माध्यम से नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आपको जो है अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के गुण और दोष बताए हैं। अब देखते हैं कि जो वितरण माध्यम है उसका जो क्या प्रभाव पड़ता है। वितरण माध्यम का जब अपन चयन कर रहे हैं तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो वितरण माध्यम के चयन करने पर जो तत्व प्रभावित होते हैं, तो वो देखते हैं कि वितरण माध्यम के चयन पर प्रभाव पड़ने वाले तत्व। ये एक जटिल समस्या हो जाती है कि कौन से वितरण माध्यम का क्या किया जाए, चयन किया जाए, क्योंकि जो चयन करना है ये एक जटिल प्रक्रिया है। अब चयन करने के लिए अपने को क्या देखना जरूरी है कि जो अपना मार्केट है उसका अपना उद्देश्य क्या है, और अपने सारी चीजों का क्या देखना जरूरी है, क्या फायदे हैं, क्या उससे नुकसान है, इसका भी आकलन करना चाहिए, और तब फिर क्या है अच्छे माध्यम का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। क्योंकि वितरण माध्यम का चुनाव करते समय जिन तत्वों पर विचार किया जाता है वो है, सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा, अपन इसको क्या कर लेते हैं, 4 भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं कि किस माध्यम से किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसको 4 चीजों में बांट लेते हैं। एक देखते हैं निर्माता, फिर देखते हैं उत्पाद, फिर देखते हैं ग्राहकों की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके साथ ही ये देखेंगे कि जो बाजार है, ग्राहकों की विशेषताएं और मध्यस्थों की विशेषताएं। तो इन सारी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग जो है वितरण माध्यम का प्रभाव जो है वो अलग अलग पड़ता है। तो ये चारों तत्वों में बांट के अपन देखते हैं कि वितरण माध्यम के चुनाव करने पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए निर्माता की जो विशेषताएं हैं, मैन्युफैक्चरर कंसिडरेशन है, इसका मतलब ये है कि जब निर्यात करने वाला निर्माता की रणनीति बन रही है, योजना बन रही है, उनकी शक्ति है, उनकी कमजोरियों पर क्या करना है, अपने को विचार करना है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से जो है प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा फर्म का उद्देश्य। देखिए स्टूडेंट, वितरण माध्यम का जब चयन करना है तो उससे पहले जो है निर्यातक को फर्म का उद्देश्य जानना क्या है, मार्केटिंग का उद्देश्य को जानना क्या है, जरूरी है। अब उद्देश्य मतलब क्या है कि फर्म के जो ग्राहक है वो किस टाइप के हैं, कौन सा माल उनको बेचना चाहती है, और फर्म का जो वितरण करने का माध्यम है उसके बारे में पूरे बाजार में क्या करना, माल वितरित करने के लिए किया जा रहा है या फिर अपने जो प्रवेश है उसके लिए किया जा रहा है, और जो वितरण का तरीका है वो एकाधिकार माध्यम है क्या,
तो फर्म के उद्देश्य में ये सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को किस प्रकार से क्या करनी है, सेवा प्रदान की जानी। तो आदेश मिलने पर ही कितनी अवधि के अंदर माल की सुपुर्दगी दी जानी है। तो ये सारी चीजों पर क्या करना पड़ेगा, पहले विचार करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही क्या किया जाएगा, वितरण माध्यम का चयन किया जाएगा। इसके बाद है फर्म का आकार। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्म के आकार के आधार पर ही क्या करेंगे आप, वितरण के माध्यम का चयन करेंगे। क्योंकि अगर फर्म का जो आकार है और बड़ा है ना, और जो फर्म है वो अच्छे वित्तीय संसाधन वाली है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ऐसी फर्म को जो है माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने माल को क्या करके स्टोर करके, परिवहन की व्यवस्था करके, जो है विक्रय संवर्धन की व्यवस्था भी करके जो है फर्में स्वयं अपना क्या कर सकती है, निर्माता जो है स्वयं अपने माल का वितरण जो है स्थापित कर सकता है। उसे अप्रत्यक्ष माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब और क्या चीजें हो सकती है जिससे क्या है वो माध्यमों का चुनाव कर सकता है, तो वितरण माध्यम पर नियंत्रण रखने की इच्छा। इसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि निर्यातक है वो फर्म जो है मध्यस्थों के ऊपर जो है, जैसे मूल्य निर्धारण करना है, विज्ञापन है, ये सारी चीजों पर क्या करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो उसे क्या अपनाना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है वितरण माध्यम जो है अपनाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वितरण माध्यम से उन पर क्या है, नियंत्रण नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें मीडिएटरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके साथ है फर्म की शक्तियां, इसका भी जो है प्रभाव पड़ता है। देखिए, फर्म की जो शक्तियां हैं, वितरण माध्यम का चयन करते समय जो निर्माता को अपनी शक्तियों और कमजोरियों का भी क्या करना पड़ेगा, आकलन करना होगा कि एक जो पुराना प्रतिष्ठित निर्माता है उसकी बाजार में साख कैसी है, आसानी से माल उसका वितरण हो सकता है क्या, हाँ अगर हो सकता है तो फिर उनको क्या है, डायरेक्ट मेथड का चयन करना चाहिए। क्योंकि नए निर्याता को क्या हो सकती है, इसमें कठिनाई हो सकती है, तो उसको फिर मीडिएटर्स की जरूरत क्या है, पड़ेगी। इसके साथ उनकी प्रबंधकीय क्षमता, अगर देखिए उनका जो मैनेजरियल पोजीशन है, उनकी कैपेबिलिटी है, तो वो जो बहुत सारी औपचारिकताएं उनको पूरी स्वयं कर सकती है, उनको पूरी जानकारी है, तब तो उनको क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष माध्यम का चयन करना चाहिए। अगर नहीं है कैपेबिलिटी, तो फिर उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत जो है अप्रत्यक्ष माध्यमों पर क्या करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, निर्माता को जो है वितरण माध्यम चयन करने के लिए ये सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको प्रत्यक्ष माध्यम चयन करना है कि या फिर अप्रत्यक्ष माध्यम। अब देखते हैं जो उत्पाद है वो कैसा है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है कई प्रकार के होते हैं। तो जो है प्रोडक्ट की जो नस्वरता मतलब अगर जो प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब होने वाला है, जल्दी सड़ने गलने वाला है, तो फिर उसको डायरेक्ट माध्यम से क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। इसके बाद है आकार, उसका साइज कैसा है और उसका भार कैसे है, उसका वेट कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि मूल्य के अनुपात से जो प्रोडक्ट है वो बड़े आकार का है, भारी वजन का है, तब तो वो अप्रत्यक्ष माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, बेचा जाना चाहिए। इसके साथ उसका प्राइस कैसा है, मूल्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि जो प्रोडक्ट है उसका प्रति इकाई मूल्य क्या है, अधिक है, जैसे क्या होता है कंप्यूटर है या एसी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष वितरण माध्यम से क्या करना चाहिए, उनको रखना चाहिए। इसके बाद कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, अगर कोई टेक्निकल प्रकृति का है तो उसके
इंस्टॉलेशन करना है, उसकी मेंटेनेंस की अगर आवश्यकता पड़ती है तब भी उनको कौन सा माध्यम चूज करना चाहिए, प्रत्यक्ष माध्यम का चयन करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा, कंज्यूमर के पास जो है वो प्रोडक्ट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वितरण माध्यम का चयन किया जा सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। इसके बाद देखते हैं उपभोक्ता या ग्राहक। ग्राहक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, जो बाजार है उसकी प्रकृति कि कंज्यूमर है वो किस टाइप के नेचर के हैं। यदि जो कंज्यूमर है उनका प्रोडक्ट जो है औद्योगिक है तो फिर वितरण माध्यम क्या करना चाहिए, डायरेक्ट। और अगर जो डेली यूज का सामान है, प्रोडक्ट है, तो उनको अप्रत्यक्ष माध्यम से क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इसके बाद जो ग्राहक है उनकी संख्या, जो कस्टमर है अगर उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, अप्रत्यक्ष माध्यम से जो है विक्रय करना चाहिए। और अगर उनके कंज्यूमर जो है बिखरे हुए हैं तो उनको फिर जो है अप्रत्यक्ष माध्यम से करना चाहिए। और अगर उनकी संख्या कम है और पास है तो फिर डायरेक्ट माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, वितरण किया जा सकता है। और इसके अलावा है उनके आदेशों का आकार कितना है, मतलब जो ऑर्डर देते हैं, जो कंज्यूमर है वो ऑर्डर देते हैं, उनके आकार, अगर वो छोटी छोटी मात्रा में बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं तब तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड का जो है चयन करना होगा। इसके साथ ही उधार बेचने की आवश्यकता, अगर जो प्रोडक्ट जो है उधार बेचा जाता है, अगर प्रोडक्ट को जो है ग्राहकों की खरीदारी जो है उसका माध्यम जो है आदत पर निर्भर करता है। जैसे कई बार क्या होता है, ग्राहक माल जो है उधार खरीदने के ही वो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो ऐसे निर्माता ऐसा करने में जो है अक्षम होता है, तो ऐसे माध्यमों को ढूंढना पड़ेगा जो क्या करे, माल उधार बेच सकने के क्या हो, योग्य हो। और इस प्रकार से जो है ग्राहकों की खरीदारी जो है इन सारी चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर उनकी आदतें अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की है तो वहाँ पर के हिसाब से क्या करना चाहिए, माल का वितरण करना चाहिए। साथ ही वितरण माध्यम का चुनाव करते समय प्रतियोगिताओं की नीतियों का भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो कभी प्रतियोगियां होते हैं वो अपने जो द्वारा अपनाए गए माध्यमों का प्रयोग करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने जो माध्यम का चयन किया है वही माध्यम का चयन भी क्या करना पड़ता है, अपने को करना पड़ता है। इसके साथ ही ये तो थे ग्राहकों के आधार पर जो है माध्यम का क्या करना, चयन करना। निर्माता हो गए, उत्पादक हो गए और कंज्यूमर के आधार पर। अब देखते हैं मध्यस्थ किस टाइप के, क्योंकि ये जो मीडिएटर है वही तो डिसाइड करेंगे कि प्रत्यक्ष करना चाहिए या अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसी के द्वारा जो है वो अपने को जो है पता चलेगा। अब देखिए अगर मध्यस्थ है वो उपलब्ध है, उपलब्धता, अगर मध्यस्थों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड से ही क्या करना चाहिए, जो है माल को बेचना चाहिए। अगर वे हमारे माल पर व्यवहार करना चाहते हैं और जो मध्यस्थ है वो आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और उनके में अच्छे गुण हैं तो फिर उनको इसी प्रकार की क्या करना चाहिए, जो है चयन करना चाहिए। इसके बाद है उनके वितरण की लागत, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है उसका भी जो है वितरण माध्यम का चुनाव करते समय ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वितरण माध्यम बहुत अच्छा हो सकता है पर उसे अपनाने के लिए हमें क्या है वो महंगा नहीं पड़ना चाहिए। निर्याता को उसी माध्यम का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम लागत पर क्या करे, हमको अधिक से अधिक सेवाएं दे। इसके साथ ही उनकी क्षमता कितनी